चलिए भाई, नया चैप्टर शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक चैप्टर है, काफ़ी वेटेज रखता है। अगर आप ढंग से इसको पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। पी ब्लॉक, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक के अंदर जब हर एक ब्लॉक में पढ़ूंगा तो उसमें जो कुछ बातें आएंगी उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो एक्सप्लेन करते समय मैं यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, तो केमिकल बॉन्डिंग की कुछ चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व होंगी, तो मैं जानबूझ के आपको दोबारा पढ़ाऊंगा। आप ये ना सोचे कि ये तो हमारे को पढ़ा दिया था, बॉन्डिंग में एक्सप्लेन हो चुका है, यहाँ क्यों पढ़ा रहे। ये दिखाने के लिए ही पढ़ाऊंगा कि बॉन्डिंग की वो चीजें यहाँ कैसे कनेक्ट होती हैं। क्या देखने के लिए पढ़ाऊंगा, जल्दी बताओ। बॉन्डिंग की ये चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं, समझ गए। तो बॉन्डिंग की चीजें कैसे कनेक्ट होती, प्लस एक फायदा हो गया आपके लिए, रिवीजन होने लग जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का, काफी सारी चीजें आपके कवर अप होंगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा। और कुछ चीजें पीरियोडिक की भी आएंगी, क्योंकि पीरियोडिक भी आएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसीलिए यहाँ पर वो सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज आप ये ना सोचें कि एक तो पी ब्लॉक इतना सारा सर का बचा हुआ है, वो कुछ भी नहीं बचा, वो सब रिवीजन चल रहा है। ऑलमोस्ट आपका जो है वो कुछ ही पार्ट ऐसा होगा जो डिफरेंट होगा, तो उसी डिफरेंट पार्ट पर ही आपको फोकस करना है, बाकी आपको अच्छे से एंजॉय करना है रिवीजन के लिए। जैसे पहला पी ब्लॉक में काफी सारे ब्लॉक्स हैं, हम पहला पढ़ रहे हैं थर्ड ए। तो इसका होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। बी एल गंगवाल इन तलवंडी, ऐसे याद कराया था अपने पीरियोडिक में। कैसे याद किया था? बी एल गंगवाल इन तलवंडी। कैसे याद किया था, जल्दी बताओ। बी एल गंगवाल इन तलवंडी, क्लियर। अच्छा, एक खास बात होगी कि जब आप रिवीजन करेंगे और कभी आपने एनसीईआरटी देखी 11th की, तो एनसीईआरटी देखने पर आपको एक छोटा सा डाउट आएगा कि सर जब हमने एनसीईआरटी देखी तो वहां पर थर्ड ए में जो है ये नहीं लिखा हुआ बल्कि कुछ और लिखा हुआ है, और आपने थर्ड ए में ये लिखवाया है। हाँ, वहां पर थर्ड बी वाला जो स्कैंडियम ग्रुप है उसके लिए थर्ड ए लिखा है और इसके लिए थर्ड बी लिखा है। ऐसा क्यों सर, आप तो गलत बता रहे हो, या एनसीईआरटी में गलत लिखा है, हम तो कंफ्यूज हो गए। तो इसका आंसर सुने। होता क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बारे में एक यूरोपियन अप्रोच था और एक अमेरिकन अप्रोच था। यूरोपियन अप्रोच के अंदर जो अभी आपको बताया वो रखा गया है कि स्कैंडियम वाले ग्रुप को रख दिया था डिफरेंट में और इसको रख दिया था डिफरेंट में। अमेरिकन जो था उसमें डिफरेंट में रखा था और यूरोपियन ने डिफरेंट में रखा था। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला है और हमारे सिलेबस में यही वाला एक्सेप्टेड है। तो जो एनसीईआरटी ने फोटो लिखा हुआ है दूसरे सिस्टम का लिख दिया, यूरोपियन सिस्टम का, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको कभी भी, ठीक। अब बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज। तो बोरोन की बात करें, बोरोन आपके टिपिकल नॉन मेटल है। ये क्या होता है? टिपिकल नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल। और ये तीनों एक्सक्लूसिवली मेटल है। एक्सक्लूसिव मेटल मतलब ओनली मेटेलिक कैरेक्टर, और वो भी बहुत हाई मेटेलिक कैरेक्टर होंगे। इसका मतलब अगर सवाल पूछे कि ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा, तो आप क्या बोलोगे? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये अगर सवाल ऐसा आता है तो आसानी से आप कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप 13th एलिमेंट की आपको प्रॉपर्टी पता। अब अकरेंस की बात करें तो अकरेंस की बात जब करते हैं तो बोरोन जो होता है वो मेनली आपको पता होगा तो ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? अकर्स एज अ ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO4, और दूसरा पाया जाता है Na2B4O7.10H2O। जी हाँ दोस्तों, बोरेक्स। टिंकल, मेटलर्जी में डीपीपी दी थी एक, उसके अंदर नाम लिखा था टिंकल, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार Na2B4O7.10H2O, उसका दूसरा नाम था बोरेक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बोरोन कैसे पाया जाता है नेचर में, अकरेंस बताओ, तो आपको पता है बोरोन आपके मेनली 2 फॉर्म में पाया जाएगा। पहला ऑर्थोबोरिक एसिड यानी कि बोरिक एसिड, और दूसरा बोरेक्स यानी कि टिंकल, ठीक। अब बात आती है एल्यूमिनियम की। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल है अर्थ क्रस्ट में। क्या है? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अगर आपको याद हो तो मेटलर्जी में बताया था, ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फिर आपका एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन होता है। ये करीब 45% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ये करीब 27 पाया जाता है, और ये करीब 8.3% पाया जाता है बाय मास। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में जो अक्रेंस है उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो कौन है? ऑक्सीजन। तो वो है 45% के आसपास।
ये 27% सिलिकॉन और 8.3% बाय मास पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल अगर पूछा जाए तो होगा एल्यूमिनियम, और मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाए तो कौन होगा? ऑक्सीजन। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का जो ओर होगा मेनली वो पाया जाएगा क्रायोलाइट और बॉक्साइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला आप सबको याद है, हमने पढ़ा था मेटलर्जी में, Na3Al(F6), और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो Al2O3.2H2। तो ये अकरेंस हो गई किसकी? इसकी। इसके अलावा जो बोरोन की बात करते हैं अपन, तो बोरोन के अंदर एक और होता है कार्नाइट। कार्नाइट का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.4H2O। तो कार्नाइट की फॉर्म में भी पाया जाता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मेनली दो फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो हम पढ़ते हैं, बोरिक एसिड और बोरेक्स। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे आसानी से कि इनकी जो प्रेजेंस है वो कैसी पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंस पाई जाएगी उसके अंदर एक खास बात होती है। खास बात ये कि जो बोरोन है वो बोरोन अपनी नेचर में आइसोटोप्स की फॉर्म में भी मिल रहा है, और इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है बोरोन 10 और एक होता है बोरोन 11। 11 वाला 81% पाया जाता है, और ये जो पाया जाता है वो 19% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 19%। ठीक, जल्दी से 2 मिनट दे रहा हूं, आप इसको सबको याद करो फटाफट, वरना आप याद नहीं करोगे। जैसे पी ब्लॉक में एक बात याद रखना भाई, जितना पढ़ा दे उसको हाथों हाथ याद करना है। जल्दी से रिवाइज करो, फटाफट याद करो। इमीडिएट, जल्दी। हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होता है NH2NP1। ठीक, अब बात आती है इसकी एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज आपको याद होगा BL गंगवाल इन तलवंडी। तो अगर आपको याद है तो नीचे आने पर डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बट एल्यूमिनियम का जो साइज है वो 143 होता है और इसका होता है 135 पिकोमीटर। ठीक, रीजन क्या होता है वो आपको सबको हमने पीरियोडिक में बताया था, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना आपका रिवीजन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये डी की एंट्री हुई नहीं है गैलियम में। ठीक है, गैलियम में क्या होता है 1:2:2:3 3:3 3d10 4:4p1, डी आ गया। अब जब डी की एंट्री होती है तो क्या होता है जरा देखना, ये न्यूक्लियस है और ये डी आ गया, ये 4s और 4p है, ये आ गया, ये आपका गैलियम है और ये एल्यूमिनियम है। और ये आपका आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर जो आपका शेल आएगा, आउटर शेल, वो आएगा 3s3p। इसके अंदर जो आएगा वो डी। क्लियर? डी में आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो न्यूक्लियस में क्या बढ़ेगा? 10 प्रोटॉन। ये 10 प्रोटॉन जब बढ़ेंगे तो उनको रोकने की जो पावर होगी वो डी में नहीं होगी। डी में नहीं होगी तो डी, क्योंकि डी की शील्डिंग पावर कम होती है, तो ये अट्रैक्शन सीधा अपने आउटर शेल पे लगेगा। आउटर शेल पे लगता है और इसको खींचता है अपनी ओर। अपनी ओर खींचने की वजह से क्या होता है, इसका साइज छोटा होने लगता है और वो गैलियम से भी छोटा, एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल। गैलियम का साइज छोटा होने का रीजन आपका आएगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D सबशेल या स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डी की जो एंट्री होती है वो स्कैंडियम से होती है, तो इसलिए स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम भी देते हैं। पीरियोडिक के अंदर आया था ये। अब आप ऑर्डर बताओ फटाफट, तो क्या बनेगा? गैलियम, फिर क्या बनेगा? एल्यूमिनियम, फिर क्या बनेगा? इंडियम, फिर क्या बनेगा? थेलियम। ठीक है, तो ये आपका साइज का ऑर्डर आएगा। क्लियर? साइज के ऑर्डर के बाद आपको पता आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। देखो, अब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वैसे तो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन अगर मैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की बात करूं तो सोचो,
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम की बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, इनमें नीचे आने पर आयनाइज एनर्जी घटना चाहिए। लेकिन अभी भी बताया कि गैलियम के अंदर डी आ गया था, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को उसने बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया था। स्ट्रांगली पकड़ने की वजह से इसकी आयनाइज एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि नीचे आ रही है ठीक, इसकी आयनाइज एनर्जी ज्यादा आएगी। ठीक, प्लस थेलियम का अगर हम 81 होता है एटॉमिक नंबर, थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ 4f आएगा, 5d आएगा, 6s आएगा, 6p1 आएगा, तो यहाँ f भी आ गया। f आने से आयनाइज एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा, सबसे ज्यादा आयनाइज एनर्जी तो बोरोन की होगी, फिर अगर एल्यूमिनियम और गैलियम की बात करें तो गैलियम की होगी, फिर इंडियम और थेलियम की बात करें तो गैलियम और इंडियम में कौन ज्यादा होगा, गैलियम ज्यादा होगा, इंडियम और थेलियम में कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। अब इसका ओवरऑल अगर बनाएंगे तो हाईएस्ट आयनाइज एनर्जी आएगी बोरोन की, फिर थेलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। अब ये कैसे बना उसको सोचते हैं। बोरोन सबसे छोटा था इसलिए सबसे हाईएस्ट आया। अब दो जगह इफेक्ट आया, एक इसमें और एक इसमें। इसमें 4f की वजह से आया इसलिए ये सेकंड, इसमें 3d की वजह से आया इसलिए ये थर्ड आया ना। लेकिन अब एल्यूमिनियम और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसमें तो कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब एल्यूमिनियम और इंडियम में तो साइज से निकलेगा, तो ये कम रखेगा क्योंकि नीचे आ रही है, इसलिए ये सबसे लास्ट में पहुंचा। तो ये आपका किस्सा हो गया आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक, इसी बेसिस पे अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई खास ऑर्डर नहीं होता है। क्या बोला मैंने? इसको आपको ऐसे सिंपल लर्न करना है, मतलब ऐसा कोई खास बात नहीं है। देखो ये बी और एल साथ साथ चलेंगे क्योंकि बी तो छोटा रहेगा, छोटा होने की वजह से हमेशा ये तो आगे पहुंचेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है छोटा साइज है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। थेलियम का हमें पता है कि थेलियम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, थेलियम में 4f आ जाता है। 4f आगा तो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींचेगा अपनी ओर, तो नो डाउट बहुत स्ट्रांगली अगर वो खींचेगा तो ज्यादा होगी। अब ये आपको इंडियम और फिर आपका आता है आपका गैलियम और फिर आता है आपका एल्यूमिनियम। ये ऑर्डर आपको याद हो तो पीरियडिक में लिखते थे कि नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा घटती है। एल्यूमिनियम फैमिली में ये ऑर्डर आपका आता है, ये वेरिएशन आपको याद रखना है इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आज तक सवाल आया नहीं है, अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला मैंने? अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? अब बात आती है आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो बोरोन जो होता है वो टिपिकल नॉन मेटल है और इसमें कोई मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये हार्ड होता है और ब्लैक कलर सॉलिड होता है, बहुत ज्यादा ब्लैक, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड है, एकदम एक्सट्रीमली हार्ड जिसे कहते हैं ना, और ब्लैक कलर सॉलिड है। इसके पास जो है वो मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं और उन सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर जो है वो B12 आइकोसाहेड्रल, क्या बोला मैंने? B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाती है सभी एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर। अभी आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसी जिसमें 20 फेस होते हैं। क्या बोला मैंने? बताओ, 20 फेस। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होती क्या है तो आपको डाउट आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाई जाती है तो उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको बताया जाता है एक आइसोसाहेड्रल स्ट्रक्चर के बॉन्ड तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नहीं पता तो नेट पे डाल के देख लेना, दिख जाएगी। ठीक, तो मैंने लिखा भी था 20 तो फेसेस होंगे और इसमें 12 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, 20 फेसेस होंगे और 12 कॉर्नर। ठीक, तो ये आपकी आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी और इसका एक सिंपल एग्जांपल होता है अल्फा रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कोई आपको समझना नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, वहीं से आपको सब करना है। बस अभी के लिए लर्न करना है 2-3 बातें क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी। आइकोसा रोम्बोहेड्रल इसका एक सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अगला अब हम बात करते हैं कि जो बाकी मेटल्स हैं वो रेस्ट जो है वो सॉफ्ट होते हैं। बोरोन हार्ड था, एक्सट्रीमली हार्ड कलर और ब्लैक कलर सॉलिड था, और बाकी जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट। बोरोन नॉन मेटल था, बाकी सब क्या है? मेटल्स। लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स हैं। कैसे हैं? लो मेल्टिंग वाले और हाई कंडक्टिविटी वाले। रीजन मेटल्स है सारे।
तो बाकी मेटल की बात करें तो क्या हुआ, बाकी मेटल्स की बात करें तो क्या हुआ, सॉफ्ट हुए, लो मेल्टिंग पॉइंट हुआ और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हुआ। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें भी गैलियम जो होता है एक अनयूजुअल बिहेवियर रखता है मेल्टिंग पॉइंट को लेके, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 303। सवाल पूछेगा अनयूजुअल मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से वेरिएशन आता है। क्या आएगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से वेरिएशन, और ये 303 केल्विन। तो जो गैलियम होगा वो 303 केल्विन पर मेल्ट हो जाता है, और समर में ऑब्वियसली बात है इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों में, तो लिक्विड स्टेट में भी पाया जा सकता है। तो गैलियम के लिए अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे आप कि गैलियम जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट या अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट रखता है, और लिक्विड स्टेट में भी पाया जा सकता है, किसमें, समर में। ठीक, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपकी जो है वो इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्या होगी, इंक्रीज, यानी आप अगर बोरोन से लेकर के थेलियम तक बात करोगे तो आपकी जो है वो इंक्रीज होगी सीधी, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक, इसके बाद आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं ना वो हमेशा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, वेरिएशन पर डिपेंड करते हैं। तो वेरिएशन पर डिपेंड क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है, रीजन क्या है वो देखना। कि जैसे मान लीजिए अपन ने कहा बोरोन फिर थेलियम, ये तो मैंने कहा था दोनों एक साथ चलेंगे, यहां तक तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, चेंज आएगा अब और अब, यहां पर फिट करना है आपको। अब जो फिट करना है उस फिट करने में यहां पर जो आएगा ये थेलियम आ गया बोरोन के बाद। ठीक है, बोरोन के बाद जो थेलियम आएगा, लेकिन थेलियम जो आएगा वो किसके अंदर आता है, अगर आपको याद हो तो हमने बोरोन के बाद जो थेलियम की प्रेजेंस कही थी वो कही थी अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो जब मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आएगा तो ये आपको क्लियर याद रखना है कि यहाँ पर ये ऐसे साथ नहीं आएंगे। रीजन कि पैकिंग पर डिपेंड करता है, तो अट्रैक्शन वाला जो फैक्टर है आप लगाएंगे दिमाग में से वो नहीं लगाना है। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पर जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बारी आएगी तब तो क्लियर है, ये दोनों रहेंगे क्योंकि ये आपका नॉन मेटल है और ये मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक, अब नीचे आने पर आपको पता था क्या हो रहे थे, सॉफ्ट हो रहे थे, ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हो रहे थे। तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे, अभी बोला ही था जस्ट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होंगे तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों का तो हाई है। ठीक है, अब बाकी में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसमें आप सोचो थर्ड नंबर पे कौन आना चाहिए अपने हिसाब से, दिमाग की बत्ती जले अगर, तो आपको पता लगना चाहिए कि यार कौन आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि थेलियम आएगा, और यहां उल्टा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ गैलियम आ जाता है, ये इंडियम फिक्स रहेगा और ये थेलियम आ जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते और ना कभी आएंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो बीएल तक तो फिक्स है, यहाँ पर इंडियम ही फिक्स आ गया, बस इंटरचेंज हो रहे थेलियम और गैलियम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बाद आता है आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगर आपसे पूछे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तो आप क्या बोलोगे, नीचे आने पर क्या हो रहा है, घट रहा है क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप। अच्छा, अगर आपसे बोले कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। नॉर्मल केस में तो इंक्रीज ही बोलोगे, क्यों बोलोगे, क्योंकि आपको पता है नीचे आने पर एनर्जी का वेरिएशन आएगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इनका इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर अकेला आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, अपन ने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े थे बहुत सारे फैक्टर, बॉन्ड नेबर साइकिल बनाया था, हाइड्रोजन एनर्जी की बात की थी। ठीक है, उन पे भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मल ट्रेंड बोलते हैं हमेशा इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक, इसके बाद आपसे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो देखो बोरोन जो होता है ना 1s2 2s2 2p1 रखता है। बोरोन अगर आप देखेंगे तो 2s2 2p1 होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आउटर शेल, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे आउटर शेल, तीसरा निकालोगे तो हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो इसकी जो फर्स्ट आयन एनर्जी, सेकंड आयन एनर्जी, थर्ड आयन एनर्जी, तीनों का जो सम होगा वो बहुत हाई होगा। बहुत हाई होगा मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये कभी भी ऐसे ट्राई पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में नहीं मिलता। और अगर ट्राई पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में नहीं मिलेगा तो ये आयनिक नहीं बनाएगा कभी भी, और अगर आयनिक नहीं बनाएगा तो इसके सारे कंपाउंड क्या होंगे, कोवेलेंट। तो
तो पहला डाउट यहां से आएगा कि तीनों आयनाइजेशन एनर्जी का सम हाई होने की वजह से बोरोन कभी भी ट्राईवेलेंट केटायन की फॉर्म में नहीं पाया जाता। ये जो आपका केटायन मिल रहा है इस केटायन की फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3, +1 शो नहीं करता। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि बाकी जो थे वो +1 +3 शो करते थे और डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल थी। डाउन द ग्रुप क्या था? डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गई थी। डाउन द ग्रुप क्या हो गया था बताओ? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल थी। तो अगर आपसे पूछे कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करो तो आप क्या बोलोगे? एल्युमिनियम के बाद फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम, ये आएगा। और हमारे पास थेलियम की बात की थी अपन ने, तो थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल होता है थेलियम +3 से। तो थेलियम +1 ज्यादा स्टेबल होगा थेलियम +3 से। ठीक, अगला पॉइंट, थेलियम +1 और +3 में से ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? सोचो। तो ऑब्वियस सी बात है कि +3 वाले की ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर अगर +3 वाले की ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसके होंगे? +3 वाले के होंगे। तो यानी कि +3 वाले के कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो अगर +3 वाले के कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे तो +1 वाला क्या होगा? ज्यादा आयनिक। तो अगर सवाल पूछे कि थेलियम +1 वाले कंपाउंड कैसे होते हैं जनरली, तो आप बोलोगे ज्यादा आयनिक होते हैं +3 वालों से। ठीक, इसके बाद आती है बात भाई, इसके लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बार देख लेना अगर कोई भी डाउट आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा हो तो वहां सब लिखा हुआ था। ये प्रिपरेशन ऑफ बोरोन, प्रिपरेशन ऑफ बोरोन की जब बात करते हैं तो 3 तरह से की जाती है। पहला फ्रॉम बोरेक्स, दूसरा फ्रॉम कोलेमेनाइट, फ्रॉम बोरिक एसिड। ठीक है, और इससे पहले आपको एक हीटिंग इफेक्ट आपको सॉल्ट के अंदर पढ़ाया था मैंने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड। इसको यहां पर आपको याद करना पड़ेगा कि जरूरत पड़ेगी इसकी। 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो HbO2, 140 पर हीट करेंगे तो H2B4O7 और H2B4O7 सॉरी O7 को अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो आ जाएगा आपका B2O3। ये हीटिंग इफेक्ट अपन ने पढ़ा था सॉल्ट में और इसका की पॉइंट भी था। 100 डिग्री है एक, तो एक है तो एक बोरोन था, 4 है तो 4 बोरोन था, तो यानी कंफ्यूजन ही नहीं होगा इसमें और इसमें। इसका नाम बताया था अपन ने मेटाबोरेट, इसका नाम बताया था टेट्राबोरेट या पायरोबोरेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया माइंड में? चलो हीटिंग इफेक्ट याद करो फटाफट, दिमाग उठाओ। H3BO3 को अगर 100 डिग्री पर हीट किया तो क्या बनेगा? HbO2। HbO2 का नाम क्या होता है बताओ? मेटाबोरेट। HbO2 को 140 पर हीट किया तो क्या बनेगा? H2B4O7। इसका नाम बताओ? टेट्राबोरेट। और H2B4O7 में अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? B2O3, बोरिक एसिड। क्लियर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ H3BO3 याद हो गया। अब हम प्रिपरेशन ऑफ बोरोन पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ बोरोन जो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी? फ्रॉम बोरेक्स। पहला, अब बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7। इसमें अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दें तो याद है टेस्ट विद एसिड बताया था मैंने, बोरेट आयन में अगर कंसंट्रेट H2SO4 डाला जाए तो बोरिक एसिड बनता है। बोरेट आयन में अगर बोलो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाए तो क्या बनता है? बोरिक एसिड। तो इसका स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपन। H2B4O7 प्लस
HSO4 माइनस बन गया Na, ठीक। और ये जो H2B4O7 है, पानी पड़ा रहता है ना, उस पानी से हाइड्रोलाइज्ड होकर के बनाता है बोरिक एसिड। ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनली अगर आप देखो तो क्या बन गया है, Na2B4O7 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 प्लस बोरिक एसिड प्लस NaHSO4। अब बात आती है बोरिक एसिड की। तो भाई मेरे बोरिक एसिड, ध्यान से सुनना, मेरे को प्रिपरेशन ऑफ बोरोन करना है ना, उसकी 2 स्टेप्स होती हैं। आप एनी हाउ क्या करना है बताओ, एनी हाउ आप एनी हाउ क्या बना लो, देखो B2O3, आप एनी हाउ क्या बना दो, B2O3, और फिर आप क्या कर दो, इस B2O3 का रिडक्शन। तो अब देखो, अब आपने क्या करा, बोरेक्स लिया भाई, बोरेक्स में कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, बोरेक्स में कंसंट्रेट H2SO4 डालती बोरिक एसिड बना। याद करो याद करो, अभी याद हो जाएगा। बोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करो, अभी बताया था B2O3 बन जाएगा। और इस B2O3 में लीके काका ने मांगी अलमारी, याद है, मेटलर्जी में बताया था। लीके काका ने मांगी अलमारी वालों में सबसे ऊपर जो थे वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, उनमें से उठा के कोई भी एलिमेंट यहाँ ले लिया तो वो रिड्यूस कर देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, आया ना, वो रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो देखो क्या होगा, ये B2O3 ला, सबसे पहले तो बोरिक एसिड लो आप, बोरिक एसिड जो बना अपन ने उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, ये B2O3 आ गया, ठीक है। और इस B2O3 को अब आपने क्या किया, रिड्यूस करा दो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी ले लो, रिड्यूस होके बोरोन बन जाएगा, Li2O, Na2O, L2O3, K2, कुछ भी बन जाएगा, ये बोरोन आ गया। क्लियर क्लियर, तो ये आपके पास बोरोन आ गया, आया ना। इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेते हैं किसको, बोरोन को, ठीक। दूसरा आता है कॉलेमनाइट, किससे करवा रहे हैं, कॉलेमनाइट। कॉलेमनाइट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जरा, Ca2B6O11 और इस कॉलेमनाइट की रिएक्शन कराई जाती है Na2CO3 से। सेकंड पढ़ रहे हैं हम फ्रॉम कॉलेमनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ आता है इसमें एडवांस में, सीधा सीधा पैराग्राफ बन जाता है और खट से आंसर निकाल देते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका कॉलेमनाइट है, इसकी Na2CO3 से रिएक्शन कराई जाती है। तो Ca2B6O11 की Na2CO3 से रिएक्शन कराई अपन ने, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले तो बनेगा CaCO3 NaBO2 प्लस Na2B4O7। अब ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, और ये होते हैं सॉल्युबल, क्या होते हैं, सॉल्युबल। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस पूरे को क्या करेंगे, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड, डिसॉल्व इन वाटर एंड फिल्टर्ड। अब इसको फिल्टर कर लिया, फिल्टर करते ही CaCO3 तो आ गया वाइट प्रेसिपिटेट में, और ये आया Na2B4O7 प्लस NaBO2 फिल्ट्रेट में, आया नहीं आया। अब इस फिल्ट्रेट को अपन क्या करते हैं, कूल। ये जो फिल्ट्रेट है, इस फिल्ट्रेट को क्या किया, कंसंट्रेट कर दिया और कूल कर दिया। कंसंट्रेट मतलब पानी कम करते जा रहे, कंसंट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज। जब क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्रिस्टलाइज करने पर ये जो Na2B4O7 है, ये Na2B4O7
क्या करेगा, क्रिस्टल फॉर्म में बाहर आएगा। Na2B4O7 किस फॉर्म में, क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल आपको पता ही है बोरेक्स के क्रिस्टल होते हैं ये, ठीक है। और ये NaBO2 ये रह जाता है फिल्ट्रेट में, ये तो आ गया क्रिस्टल, क्रिस्टलाइज किया तो, और ये आ गया फिल्ट्रेट। यार इस फिल्ट्रेट में पास करते हैं CO2 गैस, CO2 गैस पास करते हैं तो ये बनता है Na2B4O7 वापस प्लस Na2CO3, ये Na2CO3 रीयूज हो जाता है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, इसमें जो बोरोन था सारा का सारा वो इन दोनों में आया, इन दोनों के बोरोन को हमने क्या करा, क्रिस्टलाइज किया, कंसंट्रेट करके क्रिस्टलाइज आउट किया तो बोरेक्स का क्रिस्टल आ गया। फिर इसमें पास किया CO2 गैस को तो वापस आपके बोरेक्स का बन गया, और Na2CO3 बन गया। वापस क्रिस्टलाइज करेंगे तो बोरेक्स क्रिस्टल आ जाएगा। हमने सारा जो बोरोन था कोलेमेनाइट का वो सारा हमने बोरेक्स में ले लिया। और अब आगे की कहानी आपको पता है कि बोरेक्स में कंसंट्रेट H2SO4 डालोगे बोरिक एसिड बनेगा, बोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे B2O3 बनेगा, B2O3 का रिडक्शन कराओगे बोरोन बन जाएगा, B2O3 का रिडक्शन कराओगे तो बोरोन बन जाएगा। क्लियर। तीसरा मेथड मैंने कराया था बोरिक एसिड से, और बोरिक एसिड से मेथड में आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोरिक एसिड को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो B2O3 बनेगा, और B2O3 में वापस से अपन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम अगर ये डाल देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ बोरोन। बोरोन एक नॉन मेटल है। अगर आपको याद हो तो ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नी स्नेह, ये रिएक्शंस कराई थी। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन कराई थी। उस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर मैंने आपको क्लियर कहा था कि जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से, यहाँ भी नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर बताऊंगा, 15वां ग्रुप आएगा ना, 15th ग्रुप नाइट्रोजन, वहां दोबारा मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ये सारा, क्योंकि उसकी सारी रिएक्शन वही है, तो मैं वहां पे वापस पढ़ाऊंगा। तो प्लीज मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि केमिकल ये पी ब्लॉक जो चलेगा उसको ये मत सोचना कि इतना सारा बाकी है, हमारा सिलेबस तो हुआ ही नहीं, हमें इतना सारा सिलेबस अभी तक नहीं करवाया इन्होंने। मतलब मैं आपके लिए ये करूंगा कि यार वापस से अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, तो आप उसको प्लीज इस तरह से नेगेटिव ना लें यार, क्योंकि पता है नेगेटिव लेने से क्या हमारा भी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम भी। आप पॉजिटिव ले, एनर्जी की जरूरत है। अब मिलके देखो, अब हमें रिजल्ट लाना है तो आपका साथ हमें चाहिए यार। ये मत सोचो कि सिर्फ आप सोचोगे या हम सोचेंगे अलग अलग जिससे रिजल्ट आएगा, नहीं, आपको भी उसी एनर्जी के साथ सोचना है, हमें भी उस एनर्जी के साथ सोचना है, तभी रिजल्ट आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ना सोचें, क्योंकि वो क्या है ना, मैं मतलब जब एक्सप्लेन करूंगा तो 1 घंटे से आगे भी जा सकती है चीजें, तो मैं एक्सप्लेन करने में दिमाग लगाऊंगा अब, क्योंकि मैं तो रिवाइज करा रहा हूँ। ये सोचूंगा भाई अगर कहीं इनर्ट पेयर आ गया और मैंने दोबारा इनर्ट पेयर अच्छे से समझा दिया, कहीं पर वो रेडॉक्स रिएक्शन आ रही है जिससे वो केमिकल बॉन्डिंग की पी ब्लॉक की शीट में जितनी रिएक्शन है वो सारी एक्सप्लेन हो रही है, तो मैं तो वही वापस पढ़ा दूंगा ना। रादर देन अगर जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो मैं एक लाइन बोल दूंगा, ये पढ़ाया था हटाओ, ये भी पढ़ाया था हटाओ, ये पढ़ाया था हटाओ, ये तो मैं 2-3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा पी ब्लॉक। तो होगा क्या, जिस दिन मैं बोलूंगा पी ब्लॉक खत्म, उसके बाद होगा रिवीजन, तो वो तो एक ही बात हुई ना यार। तो प्लीज अभी ये मत सोच, क्योंकि मेरे को मतलब समझ रहे हो, अगर मैं अच्छे से एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा तो पी ब्लॉक आई थिंक मेरे हिसाब से, जैसे अभी ये लेक्चर आज अपलोड होगा, ये वाला लेक्चर आज अपलोड होगा, तो मान लीजिए आपका कल मिलेगा आपको ये शायद, हाँ है ना, कल ये मिलेगा, तो कल के बाद यानी कि आपके ऑलमोस्ट आपकी 3 तारीख हो जाएगी, तो 3 के बाद 4, 5, 6 मैं डेली दूंगा आपको पी ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट देंगे तो 6-7 लेक्चर के बाद आपका डबल हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ दिवाली से पहले अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो डेली हम देते रहेंगे और आप डेली इसको अच्छे से करते रहना। आप प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि सब रिवीजन में है ये नहीं है कि पी ब्लॉक बाकी है, सब रिवाइज होगा, आपको फील आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो चुपचाप कहीं ऑक्सी एसिड्स आएंगे, कहीं मैं ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर बनाना सिखा दूंगा वापस से, तो वो सब रिवीजन होगा। इट इज नॉट अ कि भाई कोर्स बाकी है, मेंटेलिटी चेंज करनी है आपको बस अपनी, ठीक है। चलिए, तो ये भी जैसे सब पढ़ा रखा है, देखना कैसे मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन के नीचे तो
अगर हाइड्रोजन के नीचे कोई होता है तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स से रिएक्ट नहीं करता, और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड था डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl और डाइल्यूट H2SO4। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले रिएक्ट नहीं करते, इसका मतलब ये तीनों से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एसिड की बात करते हैं अगर अपन, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 बताया था, और उसका जो प्रोडक्ट होता है एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड होता है, तो आपका H3BO3 प्लस SO2 बन जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेट HNO3 से कराऊंगा तो भी वही बनेगा, एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड प्लस NO2। लेकिन अगर इसी फैमिली का एल्यूमिनियम याद है तो मैंने करवाया था कंसंट्रेट HNO3 से, तो वो Al2O3 की पैसिव लेयर बना रहा था। और हमने ये भी कहा था कि क्रोमियम और एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट फर्दर विद कंसंट्रेटेड HNO3 बिकॉज दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड। याद है, पैसिव लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर या इनर्ट लेयर बना लेते हैं। ठीक, ये हो गई, इससे हो गई, ये इससे हो गई। अब बात की थी अपन ने वाटर से, ये भी मैंने सॉल्ट के अंदर बताया था कि वाटर अगर कोल्ड या हॉट लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर बोरोन को खुद को रेड हॉट ले लेंगे तो रेड हॉट लेने पर रिएक्शन हो जाएगी और B2O3 प्लस H2 निकल जाएगी। ये सारी रिएक्शन एक्सप्लेन की हुई थी बोरोन की। अगर आप नहीं भी पढ़ा था मैं, और अगर आप सॉल्ट के अंदर वो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ के जाते तो ये सारी रिएक्शनें बन रही हैं आपसे, हाँ या ना। अब देखो इधर, अगर मैं बोरोन की रिएक्शन कराता हूँ NaOH से तो ये बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस H2, और एल्यूमिनियम की कई बार करा रखी है, इनसे कराएंगे तो क्या बनेगा, ये NaAlO2 प्लस H2। ठीक है, इसी तरह से गैलियम, इंडियम और थेलियम ये भी रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी रिएक्ट करते हैं, react with NaOH and produce हाइड्रोजन। तो ये भी आपके रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ठीक है, और डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ लिखते हो जैसे आपके ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उससे भी रिड्यूस करके ये H2 बना रहे हैं। अच्छा, एक खास बात और, अगर आपको याद हो तो यहाँ गैलियम और एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक एलिमेंट है। एम्फोटेरिक एलिमेंट है तो एल्यूमिनियम याद करो, एक्सेस ऑफ NaOH से रिएक्ट कर रहा है। तो मेटलर्जी में भी बताया था, कई बार बताया था, ये एल्यूमिनेट बनाता है क्योंकि सॉल्युबल हो जाएगा ये। तो गैलियम भी तो क्या बनाएगा, गैलेट। इसका नाम होगा एल्यूमिनेट, इसका नाम होगा गैलेट। तो यानी कि गैलियम भी अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH लेते हैं तो क्या बनाता है, बोलो, गैलेट्स। ठीक है, तो ये रिएक्शन को एयर से रिएक्शन कराओगे आप तो वही एयर मतलब B2O3 से बना देगा ये रिएक्ट करके। ठीक है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट। तो अपन डायरेक्ट नॉन मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं इसकी। नॉन मेटल्स के साथ बोरोन कैसे कैसे रिएक्ट करेगा देखो। अगर मैं O2 से कराऊंगा तो ऑक्साइड, नाइट्रोजन से कराऊंगा तो ये Bn, और आपको Bn बोरोन नाइट्राइड याद होगा, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। बोरोन नाइट्राइड जो होता है ये 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर इस बोरोन नाइट्राइड को मैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दूं तो ये बन जाएगा। ये शुरू में से कैसा होता है, 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है प्लेनर, ये होता है आपका 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये होता है नॉन प्लेनर। इसको बोरोन नाइट्राइड भी बोलते हैं।
इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के अलावा इसका एक नाम और था, बोराजोन। याद है बोराजोन? जोन जोन काला, ग्रेफाइट काला, दोनों को मिला डाला और आंसर पा डाला। क्योंकि बोराजाइन भी होती है, बोराजोल भी होती है, वो होती है इनऑर्गेनिक बेंजीन, H3B3। याद है? याद है? तो बोराजाइन होती है वो, ये बोराजोन है। तो मैंने इसका की पॉइंट क्या बताया? बोराजोन। जोन काला, ग्रेफाइट काला, दोनों को मिला डाला और आंसर पा डाला। ठीक है, क्लियर सबको? तो यहां पर आपका ये आ गया बोराजोन। ठीक, अब ये 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और हार्डर देन डायमंड होता है। देखो नेचर में अगर आप बात करते हैं तो एक स्केल होता है मॉश स्केल। नेचर में अगर हार्डनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा डायमंड पाया जाता है, फिर SiC पाया जाता है और फिर आता है L2O3। L2O3 की भी दो स्ट्रक्चर होती हैं और वो होती है एक अल्फा और एक गामा। गामा जो होती है वो क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना उसमें इस्तेमाल की जाती है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मेटलर्जी के अंदर आती है क्रोमेटोग्राफी, उसमें इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एड्सॉर्बेंट के तौर पे। और ये अल्फा जो होता है वो बहुत हार्डर होता है, इसका नाम होता है कार्बोरंडम। और इसका नाम होता है कोरंडम। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन कार्बाइड है कार्बोरंडम और L2O3 है कोरंडम। और ये कार्बोरंडम सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है आफ्टर डायमंड। ठीक है, और यहां पर आपका डायमंड सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसकी वैल्यू मॉश स्केल में 10 होती है, इसकी 9.5 होती है, इसकी 9 होती है। और ये जो बनाया अभी आपने, ये नेचर में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हो गया। अब सिंथेटिक एलिमेंट है, ये बनाया गया है, ये डायमंड से भी ज्यादा हार्डर है। ये बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि डायमंड से ज्यादा हार्ड होगा तभी तो डायमंड को काटेगा, डायमंड को काटेंगे तभी तो चमक आएगी रे, चमक आएगी तो बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो यानी हार्डर देन डायमंड, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एज अ एब्रेसिव। एब्रेसिव मटेरियल किसे कहते हैं? जो कटिंग और पॉलिशिंग में काम आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एब्रेसिव। तो ये एब्रेसिव होता है क्योंकि ये यूज किया जाता है डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग में। कहां यूज किया जाता है बताओ? डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग में। ठीक, इसी तरह से बोरोन की रिएक्शन कराओ अगर आप X2 से, तो हेलोजन बनेगी BX3। अगर इसी तरह से आप नाइट्रोजन से कराओ, हो गया ना नाइट्रोजन। इसी तरह से आप अगर किससे कराओ? कार्बन से, तो B4C बनेगा। B4C अगर आपको पता हो तो बोरोन कार्बाइड कहते हैं। बोरोन कार्बाइड जो होता है वो ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में काम आता है। किसमें? बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ठीक, ठीक है, और ये सल्फर से अगर कराएंगे तो B2S3 बोरोन सल्फाइड बनेगा। ठीक, अगर आप मेटल से कराते हैं तो जैसे क्रोमियम आया तो CrB बनेगा, मैग्नीशियम से आया तो Mg3B2 बनेगा। इन्हें कहते हैं बोरॉइड्स। और आपको याद हो तो मैंने जब डी ब्लॉक पढ़ाया था उसमें एक लाइन बोली थी कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं, बोरॉइड्स होते हैं। सम बोरॉइड्स अप्रोच टू डायमंड इन हार्डनेस। हार्डनेस के अंदर वो किसको पहुंच जाते हैं? बोरॉइड्स डायमंड तक पहुंच जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये बोरोन से रिएक्ट करके मेटल भी क्या बना रहे हैं? बोरॉइड्स। ठीक, तो ये आपके केमिकल रिएक्शंस ऑफ बोरोन। क्लियर? अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वेलकम।